हाय गाइस, वेलकम बैक। आज भैया दूसरी शिफ्ट लगानी बहुत ज़रूरी थी। नेशनल इनकम ख़त्म करना है तो कदर करना ही करना है। आज कुछ लेफ्ट ओवर टॉपिक्स देखते हैं उनको बेटे। फर्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें बताएगा कैसे जो पैसा है वो इकॉनमी में रोटेट होता है, इकॉनमी में मूव करता है। वैसे तो हमारी इकॉनमी में ये 4 सेक्टर्स होते हैं: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन। इसके अलावा वहाँ फाइनेंशियल भी होता है और भी छोटे मोटे हमने सेक्टर्स को क्लासिफाई किया हुआ है। हाउएवर हमारे लिए जो है बेटा, हम सिर्फ 2 सेक्टर्स तक अपनी स्टडी को रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फर्म सेक्टर। हम देखेंगे कैसे हाउस होल्ड और फर्म्स इंटरैक्ट करते हैं इकॉनमी में, एक ऐसी इकॉनमी में जो इकॉनमी क्लोज्ड इकॉनमी है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो वील हैव टू कवर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकॉनमी। 2 सेक्टर कौन से? आई रिपीट, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड इज द ओनली बायर that we have of the goods and services, and household is the only supplier of the factors of production। भैया जो भी लेबर काम कर रही है फैक्ट्रीज़ में, वो है तो किसी हाउस होल्ड का ही हिस्सा। लैंड भी किसी हाउस होल्ड के ही नाम है। एंटरप्रेन्योर भी किसी घर से ही निकल कर आ रहा है। तो हाउस होल्ड इज़ द ओनली सप्लायर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड इट इज़ ऑल्सो द ओनली बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी पैसा हाउस होल्ड को मिलता है, हम ये मानकर चलेंगे कि वो सारा का सारा खर्च कर रहा है, कुछ भी सेव नहीं कर रहा, मौज ही मौज है जी, और कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही। फर्म कैसे पैसा बनाएगी? फर्म पैसा बनाएगी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने से। तो जो पैसा हाउस होल्ड खर्च करेगा वही पैसा फर्म कमाएगा। इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर इनकम ऑफ प्रोड्यूसर्स इज इक्वल टू इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन इन दिस केस। सेविंग्स 0 मानी जाएगी बेटा, इन्वेस्टमेंट 0 मानी जाएगी। सेविंग को इकोनॉमी में लीकेजेस भी कहा जाता है और इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन भी बोला जाता है। ठीक, अब फैक्टर मार्केट क्या है? जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ट्रेड होता है। फैक्टर मार्केट जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ट्रेड होता है। तो जी हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रही हैं सारी फैक्टर सर्विसेज, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, और फर्म इनको रिटर्न में पेमेंट करेगी, जो हाउस होल्ड की इनकम बनेगा। हाउस होल्ड से गया लेबर काम करने, हाउस होल्ड से गया एंटरप्रेन्योर, हाउस होल्ड की लैंड यूज़ करी गई, रिटर्न में भैया हाउस होल्ड को भी चाहिए पैसा, फर्म हाउस होल्ड को पे करेगी। अगर लेबर गई है तो जी रेंट पे करेगी, लैंड है तो रेंट पे करेगी, लेबर है तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पे करेगी। ये सारा इनकम बन जाएगा हाउस होल्ड का। हाउस होल्ड इसी इनकम को यूज़ करेगी, खर्चा करेगी बेटा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, और वो गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स मार्केट से होते हुए हाउस होल्ड के पास पहुंच जाएंगे। गुड्स मार्केट क्या है? जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है। फैक्टर मार्केट क्या है? जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ट्रेड हो रहा है। राइट? तो फैक्टर मार्केट से हाउस होल्ड ने जो भी पैसा कमाया वो उस पैसे को खर्च करेगा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। हाउस होल्ड फर्म को पैसे देगा और फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर देगी जी। ये था जी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, आप ये डायग्राम सही से बना दीजिएगा और इन्हीं एरोस को आपने एक्सप्लेन कर देना है। ध्यान रखना है एरोस का डायरेक्शन आपसे गलत ना लगे। ठीक है जी? ये डायग्राम और इसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन विल बी मोर देन इनफ। हो सकता है आपको कुछ बुक्स में डिस्पोजिशन मेथड ये वो सब भी नज़र आए, ज़रूरी नहीं है वो लिखना बच्चों। दिस इज़ मोर देन इनफ, कोई नंबर नहीं कटने वाला आपका इसमें। अगला टॉपिक, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। बच्चों पिछले कुछ सालों से
जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है। 1 नंबर का भी आया है, 3 नंबर का भी आया है। तो इसमें मेनली तो हम न्यूमेरिकल पर ही ध्यान देंगे, समझेंगे वैसे पहले क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। ये काम आएगा बेटा जीडीपी डिफ्लेटर में। नॉमिनल जीडीपी होता है जब मैं गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू कर रहा हूँ करंट प्राइसेस पर, और रियल जीडीपी होता है जब मैं उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू निकाल रहा हूँ किसी पुराने साल के प्राइस पर, जिसको हमने बोला बेस ईयर। बेस ईयर माने कोई एक रेफरेंस ईयर जिसको कंसिडर करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल आपको क्लियर करेगा, 2015 में गिटार का प्राइस था $500। 100 गिटार्स अगर प्रोड्यूस हुए एंड इसके हिसाब से वैल्यू कितना हो गया आउटपुट का इधर $50,000। तो मैंने 2015 की क्वांटिटी और 2015 का ही प्राइस कंसिडर किया, ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। ऐसे ही 2016 में वैल्यू क्या हो जाएगा 520 मल्टीप्लाइड बाई 110, 2017 600 मल्टीप्लाइड बाई 112। यहाँ पर ड्रम्स दे रखे हैं, ड्रम्स को भी प्राइस और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट्स डू इट। गिटार का वैल्यू 2016 में हो गया 57,200 एंड 2017 में गिटार का वैल्यू हो गया 67,200। ड्रम का 2015 में हो गया जी 25,000, उसके बाद 2016 में हो गया 31,500 और 2017 में हो गया 34,400। तो 2015 का नॉमिनल जीडीपी कितना आ गया, ऐड हो जाएगा ये 50,000 गिटार का और 25,000 ड्रम का, 75,000। 2016 में कितना आ गया जी 57,200 एंड 31,500 हो गया जी 88,700। 2017 67,200 34,400 हो गया जी 1,01,600। ओके, यह आ गया जी नॉमिनल जीडीपी, जिसमें हमने करंट ईयर के प्राइस को कंसिडर किया जीडीपी का वैल्यू निकालने के लिए। अब रियल जीडीपी में क्या होता है बेटे, रियल जीडीपी में मैं किसी पुराने ईयर को एक रेफरेंस ईयर मान लेता हूँ। मैंने 2015 को मान लो बेस ईयर मान लिया, तो मैं जब भी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा क्वांटिटी तो हमेशा करंट ईयर की ही ली जाएगी, लेकिन जो प्राइस है वो 2015 का ही लिया जाएगा। अब जैसे अगर आप मुझे बोलें कि सर जी रियल जीडीपी निकालो 2017 का, तो मैं प्राइस लूँगा 2015 का जो कि गिटार का है 500, क्वांटिटी लूँगा जो 2017 में प्रोड्यूस हुए 112, आगे ड्रम का अगेन प्राइस लिया जाएगा जो 2015 में था, क्वांटिटी जो इस साल की है 32। तो रियल जीडीपी कितना आ गया यहाँ पे 500 इंटू 112 56,000 प्लस 32,000, 56,000 प्लस 32,000 जो कि हो गया 88,000 हो गया रियल जीडीपी 2017 का। आई रिपीट, रियल जीडीपी कैसे निकालोगे, आप प्राइस लोगे बेस ईयर का, लेकिन क्वांटिटी जिस साल का आप रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो उसी साल की क्वांटिटी आपने लेनी है करंट ईयर की। ओके,
जैसे इधर देखिए, ये नॉमिनल जीडीपी जैसे हमने निकाला था वहीं यहाँ पे निकला हुआ है। करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, देख सकते हैं आप। करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया। और रियल जीडीपी कैसे निकला? अगर 2015 बेस ईयर लिया गया है तो हमेशा प्राइस 2015 का ही लिया जाएगा, लेकिन जो क्वांटिटी है वो उस साल की ली जा सकती है जिस साल की बात करी जा रही है। 2016 का अगर आप रियल जीडीपी निकालोगे, आई रिपीट, 2016 का अगर आप रियल जीडीपी निकालोगे तो प्राइस लिया जाएगा जो 2015 में था, लेकिन क्वांटिटी 2016 की ही कंसिडर की जाएगी। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब बेटे रियल जीडीपी बेटर मेजर होता है नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में, क्योंकि देखो रियल जीडीपी में हमने प्राइस को कांस्टेंट रख दिया। अब जो भी जीडीपी में बदलाव आएगा सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से आएगा। तो इससे हमें पता लगता है कि भैया एक्चुअली में देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे क्या असर पड़ा है, क्या हमारे देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी है या गिरी है, राइट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2016 में नॉमिनल जीडीपी है 88,700, रियल जीडीपी है 85,000। रियल जीडीपी 85,000 है क्योंकि यहाँ प्राइसेस को कांस्टेंट रखा गया। नॉमिनल में प्राइसेस बढ़ गए जिस वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया। तो रियल जीडीपी इज़ अ बेटर मेजर, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक आइडिया लगता है कि देश पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस बढ़ने से ही जीडीपी बढ़े जा रहा है। ऑलराइट, तो रिमेंबर रियल जीडीपी इज़ अ बेटर मेजर फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजंस दैन नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में मान लीजिए मुझे 2017 का जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है, तो मैं नॉमिनल जीडीपी लूँगा, इसका रियल जीडीपी लूँगा। तो देखते हैं जी, नॉमिनल जीडीपी हो गया 1,01,600, रियल जीडीपी हो गया 88,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10,160 डिवाइडेड बाय 88, आंसर आ गया जी 115.45। ये आ गया मेरा जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। ये 115.45 का लेकिन मतलब क्या, वैसे हम समझे क्या? देखो जी, 100 से जितना ज़्यादा होगी वैल्यू, मतलब उतने से प्राइसेस बढ़े हैं। जैसे यहाँ पे आया 115.45, मतलब कि प्राइसेस जो हैं 15.45% से इंक्रीज हुए हैं। ओके, और अगर मान लो बेटा कहीं पे अगर आंसर आ गया 88, तो ये 100 से जितना कम है, जैसे ये 12% से कम है, मतलब कि इतने से प्राइसेस गिरे हैं। ओके जी, प्लीज़ ये इंटरप्रिटेशन आपको पता होनी चाहिए, ये इंटरप्रिटेशन में गलती मत करना। 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने से प्राइस बढ़ा होगा, और 100 से जितना गिरा होगा उतने से प्राइस गिरा है। अगला टॉपिक जी, जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। क्या हमेशा जीडीपी के बढ़ने से ज़रूरी है कि वेलफेयर का लेवल भी सोसाइटी में बढ़ रहा है? क्या हमेशा ऐसा होगा कि जब जब जीडीपी बढ़ेगा तब तक सभी का भला होगा? क्या ज़रूरी है सबका साथ सबका विकास? देखते हैं। ऑफन
जीडीपी इज कंसिडर्ड एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी के बढ़ने से हर किसी का उतना ही फ़ायदा हुआ हो। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी की अगर हम बात करें, जीडीपी के बढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि सभी का फ़ायदा हुआ हो, क्योंकि हो सकता है जो नेशनल इनकम बढ़ी है वो देश के कुछ ही थोड़े बहुत लोगों को उसका हिस्सा मिला हो। करेक्ट? तो जीडीपी भले ही बढ़ा हो, लेकिन अगर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा गलत बात है जी। करेक्ट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी से हमें एक्चुअली में पता लगेगा वेलफेयर का क्या हाल है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है और जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, तो मतलब वेलफेयर तो नहीं बढ़ रहा। अगर जीडीपी के बढ़ने से अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो उससे वेलफेयर जो है गिरेगा। लेकिन अगर जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जितना ज़्यादा इक्विटेबल होगा, वेलफेयर उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस या ट्रांजैक्शन। ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जिन ट्रांजैक्शंस से वेलफेयर तो बहुत होता है, लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं करी जाती। जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, जो भी एक्सचेंजेस बार्टर सिस्टम के थ्रू होते हैं, जो भी इंजॉयमेंट हम करते हैं अपनी हॉबीज़ से, अब इससे वेलफेयर तो बहुत इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती। तो हो सकता है किसी किसी जगह जीडीपी कम हो, लेकिन वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, वहाँ वेलफेयर बहुत ज़्यादा है। तो जीडीपी उस केस में ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल वेलबींग देश का वो रिप्रेजेंट करे। ऑलराइट, देन एक्सटर्नैलिटीज़। ये एक्सटर्नैलिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी ट्रेंडिंग है ये टॉपिक एक्सटर्नैलिटीज़ का। होता क्या एक्सटर्नैलिटीज़, मेरे किसी एक एक्शन से किसी दूसरे को हो सकता है कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंच रहा हो, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उस फ़ायदे और नुकसान का हिसाब लगाया जा सके और मुझे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके। दोबारा से समझेंगे क्या है एक्सटर्नैलिटी। बेनिफिट्स और हार्म्स विच अ फर्म और एन इंडिविजुअल causes to other but for which they are not paid or penalized। मेरे किसी एक एक्शन से किसी दूसरी पार्टी को फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, लेकिन उस फ़ायदे या नुकसान के लिए ना मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, ना मुझे कुछ पेमेंट मिल रही है, ना मुझे कुछ पेमेंट देनी पड़ रही है। जैसे कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होगा कि मेरी कोई फैक्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है आसपास के रिवर में, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सारा वाटर पॉल्यूशन मेरी वजह से हो रहा है, और भी तो लोग हैं नेबरिंग एरियाज़ में, उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ पॉल्यूशन हो रहा होगा। तो एग्जैक्ट हिसाब तो नहीं लगाया जा सकता ना कि मैंने कितने का कंट्रीब्यूशन किया जी उस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में, तो मुझे कोई पीनलाइज भी नहीं कर सकता। राइट? जीडीपी इससे काफ़ी सफ़र करता है। जीडीपी इन एक्सटर्नैलिटीज़ को अकाउंट में नहीं ले सकता। इसी तरह कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ भी होती हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, और उस फ़ायदे को भी हम काउंट नहीं कर सकते। अगर काउंट नहीं कर सकते तो जीडीपी में इंक्लूड भी नहीं कर सकते। राइट? ये होती हैं बेटा एक्सटर्नैलिटीज़। यहाँ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पैक्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल गार्डन रिमेन्स आउटसाइड द रेल्म ऑफ जीडीपी। उस गार्डन से वेलफेयर काफ़ी इम्प्रूव होता है, लेकिन उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, जिस वजह से उसको जीडीपी में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अगला जी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। किसी किसी देश का जीडीपी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि बहुत ही ख़राब एक्टिविटीज़ की वजह से हो बेटा। हो सकता है किसी शहर में अल्कोहल का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, टोबैको का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है,
जंक फूड का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है वहाँ पे जीडीपी तो ज़्यादा हो, लेकिन साथ ही के साथ लोगों में ओबेसिटी भी बहुत हो, साथ ही साथ डिप्रेशन की कंप्लेंट्स बहुत हों, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट बहुत हो, राइट। तो जीडीपी का कॉम्पोजिशन भी बहुत डिटरमाइन करता है वेलफेयर को। एक तरफ एक देश ऐसा है, एक शहर ऐसा है जहाँ पे जीडीपी इन रीजंस की वजह से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एक देश ऐसा है जहाँ पे जीडीपी बढ़ रहा है एजुकेशन की वजह से, जहाँ जीडीपी बढ़ रहा है हेल्थ केयर की वजह से, जहाँ जीडीपी बढ़ रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, प्राइमरी सेक्टर की वजह से, वगैरह वगैरह। तो डेफिनेटली लोग प्रेफर करेंगे ना उसी देश में रहना जहाँ पर जीडीपी के बढ़ने की वजह ये सब है, क्योंकि वहाँ पर सिग्निफिकेंटली लोगों की वेलबींग, लोगों का वेलफेयर काफ़ी ज़्यादा होगा। Then the rate of population growth. If the rate of population growth is higher than the rate of growth of GDP, तो पर कैपिटा जीडीपी बेटा गिर जाएगा। देखो जी, पर कैपिटा जीडीपी क्या हो गया कि ऑन एन एवरेज पर पर्सन कितना देश कमा रहा है, जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ती गई लेकिन जीडीपी बेटा उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा, तो जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है या पर हेड जो भी अवेलेबिलिटी है वो गिर जाएगी। इसको ऐसे समझिए, एक फैमिली है, उसकी इनकम है 1,00,000 रुपये, वहाँ पे 2 लोग रहते हैं, तो पर हेड खर्चा करने के लिए 50,000 रुपये अवेलेबल है। एक दूसरी फैमिली है जिसकी इनकम है 1,00,000 रुपये, लेकिन वहाँ 10 लोग रह रहे हैं, तो पर हेड खर्चा 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप कौन सी फैमिली में रहना चाहोगे? डेफिनेटली 50,000 वाली में, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा होगा, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ही बेटर होंगी। तो अगर किसी कंट्री में जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी और तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वहाँ पर वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ऑलराइट, तो क्या कंक्लूड किया हमने इससे कि भैया ज़रूरी नहीं है जीडीपी या जीएनपी के बढ़ने से इकोनॉमिक वेलफेयर, एक कंट्रीज़ का वेलफेयर वो बेटर हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा। करेक्ट, कई बार जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ उस देश में पॉवर्टी भी और पोल्यूशन भी बढ़ रहा होता है। तो काफ़ी लोग जो हैं वो ये मानते हैं अब कि भैया ज़्यादा बेटर कोई मेजर रह नहीं गया है जीडीपी इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, तभी हमारे पास बहुत ऐसे अलग अलग मेजर करने के तरीके आ गए हैं। जैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करते हैं। एक ऑल्टरनेटिव मेजर जो सजेस्ट किया गया है वो है ग्रीन जीडीपी या ग्रीन जीएनपी, जिसमें हम देखते हैं कि भैया जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है उसको जीडीपी से हटाया जाए, उसको जीडीपी से सब्ट्रैक्ट किया जाए। सब्ट्रैक्ट कर दो सारी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को, वो हो गया ग्रीन जीडीपी, जिससे हमें थोड़ा बेटर आइडिया लगे वेलफेयर का, थोड़ा बेटर आइडिया लगे लोग किस हालात में रह रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। काफ़ी टाइम लग गया मुझे नेशनल इनकम को वाइंड अप करने में, कुछ फैमिली चीज़ें आ गई बीच में। आई हैड अ बेबी बॉय रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया, तो टुक मी अ वाइल टू फिनिश दिस चैप्टर। हैप्पी होली टू यू ऑल। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल परसों तक या कल तक मैक्सिमम आई विल ट्राई कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर हम पूरी तरह ख़त्म कर दें। राइट, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच।